अस्सलाम वालेकुम, आदाब। मैं हूं मोहसिन और आप देख रहे हैं BBN न्यूज़। आइए शुरुआत करते हैं आज के खबरनामे की और नजर डालते हैं हेडलाइंस पर। चीफ मिनिस्टर रेवंत रेड्डी ने की CPM कायदीन से मुलाकात। भोनगिर और दीगर पार्लिमानी हलकों में कांग्रेस पार्टी के लिए CPM की हिमायत तलब की। वज़ीर-ए-आला रेवंत रेड्डी ने इंतखाबात की सरगर्मियों के दरमियान की एक अहम प्रेस मीट। PM मोदी और BJP पर की तनकीद। BJP पर RSS के मंसूबे को नाफिज करने का लगाया इल्जाम। BJP MLA महेश्वर रेड्डी ने कांग्रेस और CM रेवंत रेड्डी को बनाया निशाना। कहा, रेवंत रेड्डी इलाकाई ज्यादा, कौमी पार्टी कम दिख रही। कांग्रेस के साथ BJP से फाइनल मैच खेलना चाहते हैं। BRS पार्टी की आज 23वीं यौम तासीस। तेलंगाना भवन में मुनक़िदा तकरीब में KTR ने की पार्टी परचम कुशाई। BRS को दोबारा तेलंगाना की आवाम की खिदमत करने का मौका मिलने की जाहिर की उम्मीद। BRS सरबराह KCR ने महबूबनगर पार्लिमानी हल्के के साबिक MLAs के साथ की मीटिंग। MP उम्मीदवार श्रीनिवास रेड्डी की कामयाबी के सिलसिले में किया तबादिले ख्याल। रियासत में बिजली कटौती के लिए कांग्रेस हुकूमत पर की तनकीद। हैदराबाद मजलिसी MP उम्मीदवार असदुद्दीन ओवैसी की इंतखाबी मुहिम जारी। मुख्तलिफ मोहल्लेजात में किया पैदल दौरा, आवाम से की मुलाकात। वोटिंग परसेंटेज में इजाफा और वोट डालने की अपील। और अब खबरों की तफसील। लोकसभा इंतखाबात से पहले चीफ मिनिस्टर रेवंत रेड्डी ने भोनगिर और रियासत के दीगर पार्लिमानी हलकों में कांग्रेस पार्टी के लिए CPM रियासती यूनिट की हिमायत तलब की। इस सिलसिले में उन्होंने आज हफ्ते को अपनी रिहायशगाह पर CPM रियासती यूनिट के कायदीन बशमूल रियासती सेक्रेटरी T वीरभद्रम वीरैया, जूलाकांति रंगारेड्डी और दीगर के साथ मीटिंग की। वज़ीर-ए-आला ने मीटिंग के बाद कहा कि भोनगिर और दीगर लोकसभा हलकों में हिमायत हासिल करने के अलावा कांग्रेस पार्टी ने CPM के लीडरों के सामने चंद दीगर सियासी तजावीज़ पेश की हैं। उन्होंने कहा कि चंद मामलात पर इख्तलाफ है, पार्टी कमान से इस पर बात की जाएगी। उन्होंने उम्मीद जाहिर की कि कल तक इत्तेफाक राय हो जानी चाहिए। वहीं CPM लीडरों ने BJP को शिकस्त देने के लिए हर तरह की हिमायत का ऐलान किया। उन्होंने इंडिया अलायंस के तहत काम करने का भी यकीन दिलाया। उन्होंने कहा कि ये मीटिंग रियासत में लोकसभा इंतखाबात में कांग्रेस पार्टी की जीत की राह हमवार करेगी। तेलंगाना के वज़ीर-ए-आला रेवंत रेड्डी ने इंतखाबात की सरगर्मियों के दरमियान आज एक अहम प्रेस मीट की। इस मौके पर उन्होंने PM मोदी और BJP को अपनी सख्त तनकीद का निशाना बनाया। उन्होंने कहा कि BJP RSS के मंसूबे को नाफिज करेगी। तलाक़ सलासा, सिविल कोड, मसला कश्मीर, आर्टिकल 370, ये सब कुछ उसी मंसूबे की वजह से हुआ है। CM ने कहा कि 2025 में RSS के 100 साल पूरे होने जा रहे हैं। अगर BJP दोबारा इख्तियार में आती है तो वो रिजर्वेशन को ख़त्म करने की साजिश करेगी। उन्होंने इल्ज़ाम लगाया कि 400 सीटें जीतकर BJP दस्तूर को बदलने की भी कोशिश करेगी। रेवंत रेड्डी ने कहा कि BJP की जानिब से भारत को रिजर्वेशन फ्री मुल्क बनाने की साजिश की जा रही है। कमज़ोर तबकों पर सर्जिकल स्ट्राइक की जा रही है। अगर BJP इख्तियार में आई तो वो आपकी जायदादों पर भी कब्जा कर लेगी। रेवंत रेड्डी ने कहा कि BJP ख़वातीन के मंगलसूत्र भी छीन लेना चाहती है। उन्होंने कहा कि मोदी और अमित शाह कांग्रेस के इल्ज़ामात का जवाब नहीं दे रहे हैं। ఆనాడు దేశాన్ని ఆక్రమించుకోవడానికి ఈస్ట్ ఇండియా కంపెనీ మొట్టమొదట గుజరాత్ సూరత్లో ప్రవేశించింది. సముద్రం పక్కన సంసారం మొదలుపెట్టిన ఈస్ట్ ఇండియా కంపెనీ అక్కడి నుంచి కొంచెం కొంచెంగా జాతుల మధ్యలో, ప్రాంతాల మధ్యలో వైరం సృష్టించి రాజ్యాలను ఆక్రమించి అఖండ భారతదేశాన్ని మొత్తాన్ని తమ గుప్పిట్లో పట్టుకొని కొన్ని వందల సంవత్సరాలు ఈస్ట్ ఇండియా కంపెనీ బ్రిటిష్ సామ్రాజ్యాన్ని ఏర్పాటు చేసుకున్నారు. ఇవాళ అదే సూరత్ నుంచి బయలుదేరిన అదాని ఈనాటి ప్రధానితో కలిసి రిజర్వేషన్లను రద్దు చేసే కుట్రకి RSS 1925 మొదలుపెట్టినప్పుడు 100 సంవత్సరాలు ఏదైతే టార్గెట్ పెట్టుకున్నారో 2025కు 100 సంవత్సరాలు పూర్తి కాబోతుంది. 2025 లోపల రాజ్యాంగాన్ని సమూలంగా మార్చి RSS భావజాలంతో రాజ్యాంగాన్ని సవరించాలన్న ఆలోచనతోటి
ఈరోజు అమిత్ షా నరేంద్ర మోడీ గారు దేశ సార్వభౌమాధికారం మీద దాడి చేస్తున్నారు, రాజ్యాంగాన్ని సమూలంగా మార్చాలని కంకణం కట్టుకొని రాజ్యాంగాన్ని మార్చాలి అంటే 2/3 మెజారిటీ కావాలి అంటే 3/2 మెజారిటీ వాళ్ళ సొంతంగా ఉంటే ఇక మిగతా ఇతర రాష్ట్రాలలో శాసనసభలో తీర్మానాన్ని బెదిరించైనా ఆమోదింపజేయడానికి అన్ని రకాలుగా ప్రణాళికలు రచించి ఈరోజు ఎన్నికల బరిలో దిగి 400 సీట్లు గెలుస్తాము, 400 సీట్లు కావాలి అంటున్నారు. ఇస్ బార్ 400 పార్ అనేది ఎందుకు అని అంటే రాజ్యాంగాన్ని పూర్తిగా సమూలంగా మార్చివేసి రిజర్వేషన్లను రద్దు చేసి ఈ భారతదేశాన్ని రిజర్వేషన్ రహిత దేశంగా మార్చాలన్న ఆలోచనతోటి ఈరోజు వాళ్ళు మన మీద దాడి చేస్తున్నారు. నరేంద్ర మోడీ, అమిత్ షా ఈ దేశ మూలవాసులైన దళితులు, గిరిజనులు, బీసీ, ఓబీసీల మీద సర్జికల్ స్ట్రైక్ చేస్తున్నారు. ఈ సర్జికల్ స్ట్రైక్ కి ఈ ఎన్నికల बीजेपी एमएलए एलएटी महेश्वर रेड्डी ने कांग्रेस पार्टी और वज़ीर-ए-आला रेवंत रेड्डी को अपनी सख्त तनकीद का निशाना बनाया. उन्होंने आज मीडिया से बात करते हुए कहा कि कांग्रेस पार्टी इलाकाई ज़्यादा और कौमी पार्टी कम नज़र आती है और ऐसी पार्टी को थाम कर रेवंत रेड्डी बीजेपी के साथ फाइनल मैच खेलना चाहते हैं. उन्होंने पेशगोई की कि कांग्रेस इख्तियार में नहीं आएगी. कभी 400 सीटें जीतने वाली कांग्रेस इस बार कम से कम 300 सीटों पर भी अपने उम्मीदवार खड़ा नहीं कर रही है. उन्होंने कहा कि आंध्र प्रदेश और बिहार जैसी रियासतों में कांग्रेस पार्टी की जमानत जब्त हो जाएगी. అయ్యా రేవంత్ రెడ్డి, మీ పార్టీ రీజనల్ పార్టీ కన్నా ఎక్కువ, నేషనల్ పార్టీ కన్నా తక్కువ. మీ పార్టీ అటు ఇటు కాని పార్టీ. ఈరోజు మీ పార్టీలో 50 మంది గెలిచే ఎంపీలు గెలిచే పరిస్థితి లేనప్పుడు అసలు మీ మ్యాచ్ ఆడతారంట. ఫైనల్ మ్యాచ్ ఏ మ్యాచ్ నాకు అర్థమైతే లేదు. క్యాపిటల్ లేని మ్యాచ్ ఏందో మరి. तेलंगाना भवन में आज बीआरएस पार्टी की यौम तासीस तकरीब मुनक्किद की गई. इस मौके पर पार्टी कारगुजार सदर के.टी. रामाराव ने पार्टी परचम कुशाई अंजाम दी. इससे कबल उन्होंने तेलंगाना भवन के अहाते में वाक़ तेलंगाना तल्ली के मुजस्समे पर फूल चढ़ाए और प्रोफेसर जयशंकर के मुजस्समे पर खिराज अक़ीदत पेश किया. इस दौरान बीआरएस अरकान असेंबली और काउंसिल और दीगर कायदीन और कारकुनान मौजूद थे. बाद बीआरएस कारगुजार सदर केटीआर ने बीआरएस के तमाम पार्टी अरकान को मुबारकबाद देते हुए नेक ख्वाहिशात का इजहार किया और कहा कि आज हम पार्टी की 23वीं यौम तासीस मना रहे हैं. उन्होंने उम्मीद जाहिर की कि बीआरएस को दोबारा तेलंगाना के अवाम की खिदमत का मौका मिलेगा. ఈరోజు నిండుతున్న సందర్భంగా నేను మా గులాబీ సైనికులు, మా అన్నదమ్ములు, ఆడబిడ్డలు, ముఖ్యంగా మాకు అఖండమైన ప్రేమను, అపారమైన విశ్వాసాన్ని నింపిన తెలంగాణ ప్రజలకు శతదా సర్వదా పాదాభివందనం చేస్తూ వారికి రుణపడి ఉంటామని చెప్తూ మీ తరపున మీ గొంతుకై కొట్లాడుతూనే ఉంటాం. అప్పుడప్పుడు కింద పడవచ్చు, అప్పుడప్పుడు పైన ఉండవచ్చు. విజయాలకు పొంగిపోము, అపజయాలకు కుంగిపోము. ఎవరు ఎన్ని మాటలు చెప్పినా, ఎవరు ఎన్ని రకాలుగా మరి ఇవాళ మమ్మల్ని కించపరిచే ప్రయత్నం చేసినా ఒకటి వాస్తవం, తెలంగాణ కంటూ ఒక గొంతు ఉండడం అనేది తప్పకుండా అవసరం. స్వీయ రాజకీయ అస్తిత్వమే శ్రీరామ రక్ష అనే మాట ప్రొఫెసర్ జయశంకర్ గారు ఎప్పుడూ చెప్తా ఉండేవారు. ఇవాళ తెలంగాణ కంటూ ఉన్న ఇంటి పార్టీ, తెలంగాణ కంటూ ఉన్న ఒక గొంతుక ఇవాళ కేసీఆర్, బీఆర్ఎస్. మరి అట్లాంటి బీఆర్ఎస్కి 24 ఏళ్లలో మీకు ఇచ్చిన ఆదరణకు ధన్యవాదాలు. మా కార్యకర్తలు వేలాది మంది, లక్షలాది మంది ఎన్నో త్యాగాలు చేసి అటుకులు తిన్నరో లేదా కొన్ని ఉద్యమ సందర్భాల్లో అయితే కడుపు మాడుతూ, కడుపు కాల్చుకుంటూ కూడా ఈ పార్టీ కోసం, తెలంగాణ ప్రజల కోసం, తెలంగాణ ఆకాంక్ష కోసం పోరాడిన లక్షలాది మంది మా గులాబీ దండుకు, అదేవిధంగా ప్రాణాలు అర్పించి తెలంగాణ సాధించిన అమరవీరులకు, వందలాది మంది బిడ్డలు ఈరోజు వారి తల్లిదండ్రులందరూ మన మధ్యనున్నారు. వారికి పేరు పేరున మాకు 24 ఏళ్ల ప్రస్థానంలో సహకరించిన ప్రతి ఒక్కరికి రుణపడి ఉంటాం. ప్రతి ఒక్కరికి కూడా మళ్ళీ మీరు చూపిన బాటలో మా నాయకుడు కేసీఆర్ గారు ఏ ఆశయంతోనైతే ప్రజలు కేంద్ర బిందువుగా, ప్రజల సమస్యల పరిష్కారమే ప్రధాన ఇతివృత్తంగా కదలాలనే ఒక స్ఫూర్తిదాయక సందేశం
बीआरएस सरबराह केसीआर ने महबूबनगर पार्लिमानी हल्के के साबिक एमएलए के साथ आज जायजा इजलास मुनक्किद किया। इस मौके पर केसीआर ने पार्टी के एमपी उम्मीदवार माने श्रीनिवास रेड्डी की आइंदा पार्लिमानी इंतखाबात में कामयाबी के सिलसिले में किए जाने वाले इक़दामात और हिकमत अमली पर तबादला ख्याल किया। इस दौरान पावर कट पर अफसोस का इजहार करते हुए केसीआर ने कहा कि हर रोज़ वज़ीर आला और नायब वज़ीर आला कह रहे हैं कि रियासत में कहीं भी बरक़ी कटौती का मसला नहीं है, ताहम आज महबूबनगर में पावर कट का मुशाहिदा करने पर केसीआर ने अफसोस का इजहार किया और साबिक़ अरकान असेंबली ने भी बताया कि उनके अपने अपने हलकों में दिन में 10 बार बिजली जाती है। केसीआर ने कहा कि रियासत पर हुकूमत करने वाली कांग्रेस पार्टी की इंतज़ामी नाकामी का इससे बड़ा सबूत और क्या हो सकता है। उन्होंने कहा कि इस बात को रियासत के अवाम और दानिश्वरों को सोचना चाहिए। सदर मजलिस व हैदराबाद एमपी उम्मीदवार असदुद्दीन ओवैसी ने आज पुराने शहर के बल्दी डिवीज़न पत्थरगट्टी में इंतखाबी मुहिम चलाई। उन्होंने अपने पैदल दौरे का आगाज़ मौलागा छिल्ला इलाके से किया और मुख्तलिफ मोहल्ले जात में घर घर जाकर आवाम से मुलाकात की और फ़िरक़ा परस्त ताकतों के ख़िलाफ़ 13 मई को वोट देने की अपील की। उन्होंने पतंग के निशान को वोट देकर उन्हें कामयाब बनाने की अपील की। इस मौके पर पत्थरगट्टी डिवीज़न कॉरपोरेटर सोहेल खादरी, प्राइमरी यूनिट एरिया सुदूर और मोतमदीन और सरगर्म मजलिसी कारकुनान के अलावा आवाम की कसीर तादाद मौजूद थी। अरे भाई बस ठीक है, साहब खैरियत साहब, ख्याल रखिए साहब, वोट डालिए साहब पूरी फैमिली के साथ, तो दुआ फरमाइए भाई, सबको वोट डलाइए, ख्याल रखिए, बस की बात, आप वोट डाल दो सब बढ़िया है, बस डाल 13 मई को मजलिस को वोट देकर कामयाब करिए, पतंग का निशान ख्याल रखिए भाई, ख्याल रखिए। 13 मई को मजलिस को वोट देकर कामयाब करिए, पतंग का निशान, वोट डालिए, ख्याल रखिए साहब। कारवान के मजलिसी एमएलए कौसर मोहिउद्दीन ने आज हफ्ते को सदर मजलिस व हैदराबाद एमपी उम्मीदवार बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी की ताईद में कारवान हल्के के मुख्तलिफ मोहल्लेजात में इंतखाबी मुहिम चलाई। उन्होंने मोती दरवाज़ा, जिनसी बाजार, एक्स रोड, मोती महल और दीगर इलाकों में पैदल दौरा करते हुए आवाम से मुलाकात की और 13 मई को मुनक्किद होने वाले पार्लिमानी इंतखाबात में मजलिस का निशान पतंग को वोट देकर असदुद्दीन ओवैसी को कामयाब बनाने की अपील की। इंशाल्लाह वो चार लेना आमीन आमीन आमीन। घर में आजू बाजू सबको वाला गिरा को सबको बोला ये रहा यहाँ से पता पतंग है दुआ में क्या मसला यहाँ से जाने अभी काम कर रहा पतंग डालिए दुआ में क्या। खबरनामे में फिलहाल लेंगे एक ब्रेक, मुलाकात होगी इस छोटे से ब्रेक के बाद।
ब्रेक के बाद खबरनामे में आपका दोबारा खैर मकदम है। आइए बढ़ते मजीद खबरों की जानिब। सदर मजलिस हैदराबाद MP उम्मीदवार बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी ने आज शाम याखुतपुरा हल्का असम्बली में इंतखाबी मुहिम चलाई। उन्होंने अपने पैदल दौरे का आगाज़ बड़ा बाजार रोड से किया और मुख्तलिफ मोहल्ले जात में घर घर जाकर आवाम से मुलाकात की। उन्होंने फैसिस्ट ताकतों के खिलाफ 13 मई को वोट देने की अपील की। उन्होंने मजलिस के निशान पतंग पर वोट देकर उन्हें कामयाब बनाने की अपील की। इस मौके पर MLC मिर्ज़ा रियाजुल हसन अफंदी, मुकामी रुकन असम्बली जाफर हुसैन मेराज और मजलिसी कारपोरेटर्स के अलावा सरगर्म कारकुनान और अवाम की कसीर तादाद मौजूद थी। पूरी फैमिली के साथ इंशाअल्लाह। थैंक यू। अस्सलाम वालेकुम, दुआ फरमाइए। अस्सलाम वालेकुम, अस्सलाम वालेकुम, दुआ फरमाइए। अस्सलाम वालेकुम। पोलिंग करना बस आपने ठीक है, वोट इस्तेमाल करिए क्योंकि पूरे मजलिस के दुश्मन मुस्तहिल हो गए, तो आप लोग मुस्तहिल होना जरूरी है। पोलिंग गुजर जाएगी। दुआ फरमाइए, दुआ फरमाइए। अस्सलाम वालेकुम खाला, 13 मई को मजलिस छोड़ दीजिए। अस्सलाम वालेकुम, गुजारिश करते हैं 13 मई को मजलिस छोड़ दीजिए। वोट डालना, पोलिटिकल वोट डालना, 13 मई वोट डालना बस। BRS MLA मल्ला रेड्डी ने BJP लीडर इटेला राजेंद्र से उनकी मुलाकात पर बने मसले पर वजाहत पेश की। मलकाजगिरी हल्का लोकसभा में मुनक्किदा BRS के इजलास में आज खिताब करते हुए मल्ला रेड्डी ने कहा कि इटेला राजेंद्र से उनकी आम सी मुलाकात हो गई। वो उनके पुराने दोस्त हैं लेकिन BRS छोड़कर चले गए हैं। मुलाकात के दौरान उन्होंने ऐसे ही कहा कि आप जीत जाओगे, तो सोशल मीडिया पर इसको दूसरा रुख देते हुए वायरल कर दिया गया, जबकि इटेला राजेंद्र ने मलकाजगिरी के लिए कुछ नहीं किया। यहाँ उनका कोई वोट नहीं है क्योंकि इटेला राजेंद्र मलकाजगिरी के मुकामी नहीं हैं। इस दौरान अचानक लाइट ऑफ हो गई और इजलास में खैखों के आवाज़ें सुनाई देना शुरू हो गया। మన పార్టీ మోసం చేసి పోయిండు మన కేసీఆర్ 20 ఏళ్ల సరి మన పార్టీలో ఉండే మన కేసీఆర్ తోనే పెద్దగా అయినా అంతకుముందు ఏమీ లేకుండే కోరుకుంటూ అమ్ముకుంటుండే పెద్దోడు అయిపోయింది. ఇప్పుడు నిన్న పార్టీలో కలిస్తే కాగలించుకుంటా, నాకు ఎవరు కలిసినా కాగలించుకుంటా. పాత మిత్రుడు నా ఎంబడి మంత్రి ఉన్నాడు తప్ప కాగలించుకొని అన్నా ఆల్ ద బెస్ట్ అన్నాం, గాడ్ బ్లెస్ అన్నాం, గెలుస్తున్నాం అన్నాం. ఎవరినైనా కలిసిన పోటీ అంటాం కదా, దాన్ని పెద్ద సోషల్ మీడియాలో పెట్టుకొని మల్లారెడ్డి ఇట్లా అన్నాడు, మల్లారెడ్డి ఇట్లా. అరే ఇప్పుడు భగవాన్ కలిసినంట. మీకు ఎగ్జాంపుల్ చెప్తా. జంగా వజ్రేష్ యాదవ్ ఓరుప్పల ఇద్దరం ఎలక్షన్ల నాడు నాకు కలిసి దగ్గర పడ్డాడు. मंचिरियाल में BRS पार्टी की यौम तासीस तकरीब मुनक्किद की गई, जिसमें BRS लीडर बालका सुमन और दीगर कायदीन व कारकुनान ने शिरकत करते हुए पार्टी पर चमकुशाई अंजाम दी। वज़ीर-ए-आज़म बालका सुमन ने प्रेस मीट से खिताब करते हुए सभी को मुबारकबाद दी। BRS పార్టీ ఆవిర్భావ దినోత్సవం సందర్భంగా మంచిర్యాల జిల్లా పార్టీ కార్యాలయంలో పార్టీ జెండాను ఆవిష్కరించుకోవడం జరిగింది. తెలంగాణ ప్రజల ఆకాంక్షలను నెరవేర్చడానికి పుట్టినటువంటి పార్టీ, 14 ఏళ్లు తెలంగాణ కోసం అవిశ్రాంతంగా పోరాటం చేసినటువంటి పార్టీ, ప్రజల పక్షాన నిలబడి ఆనాడు రాజశేఖర్ రెడ్డి, చంద్రబాబు నాయుడు, కిరణ్ కుమార్ రెడ్డి లాంటి ముఖ్యమంత్రులు కూడా తట్టుకొని తెలంగాణ వాదాన్ని సజీవంగా నిలబెట్టి గమ్యాన్ని ముద్దాడేంత వరకు పోరాటం చేసినటువంటి పార్టీ, పెద్దలు కేసీఆర్ గారి నాయకత్వంలో తెలంగాణను తీసుకొచ్చినటువంటి పార్టీ.
అదేవిధంగా తెచ్చిన తెలంగాణలో 10 సంవత్సరాలు బ్రహ్మాండంగా పరిపాలన కొనసాగించి అన్ని వర్గాల ఆకాంక్షలు నెరవేరేటట్టుగా తెలంగాణకు నీళ్లల్లో, నిధుల్లో, నియామకాల్లో, సంస్కృతిలో, సంపదలో అన్ని రకాలుగా భాగస్వామ్యం తెలంగాణకి దక్కేటట్టుగా అద్భుతంగా పరిపాలించినటువంటి పార్టీ, దేశానికే తలమానికంగా తెలంగాణను తీర్చిదిద్దిన పార్టీ, అనేక రకాలైనటువంటి సంస్కరణలు, అదేవిధంగా అనేక రకాలైనటువంటి సంక్షేమ కార్యక్రమాలు, అభివృద్ధి కార్యక్రమాలని కొత్త పుంతలు దొక్కిస్తూ దేశానికే దిశానిర్దేశం చేసినటువంటి పార్టీ ఈ పార్టీ. సో ఈ పార్టీ ఆవిర్భావ దినోత్సవం సందర్భంగా రాష్ట్ర వ్యాప్తంగా అంతటా కూడా కార్యక్రమాలు జరుపుకున్నటువంటి ఈ శుభ సందర్భంలో అందరికీ కూడా నేను హృదయపూర్వకంగా మా పార్టీ కార్యకర్తలకు, నాయకులకు, ప్రజాప్రతినిధులకు, మాజీ ప్రజాప్రతినిధులకు అందరూ కూడా శుభాకాంక్షలు తెలియజేస్తూ ఉన్నా. ఈ పార్లమెంట్ ఎన్నికల్లో బీఆర్ఎస్ పార్టీ మళ్ళొక్కసారి కార్యకర్తలు, నాయకులందరూ విజృంభించి గట్టిగా పనిచేసి కష్టపడి పెద్ద ఎత్తున తెలంగాణ ప్రాంతానికి ఒక వాచ్ డాగ్ లాగా ఉండేటటువంటి పార్టీ, తెలంగాణ ప్రయోజనాలను కాపాడే పార్టీ, తెలంగాణ కోసం నిలబడేటటువంటి పార్టీ, తెలంగాణ ప్రయోజనాలను పరిరక్షించేటటువంటి పార్టీ బీఆర్ఎస్ పార్టీ అనేటటువంటి అంశాన్ని ప్రజల్లోకి బలంగా తీసుకెళ్ళి ఈ పార్లమెంట్ ఎన్నికల్లో పార్టీకి మంచి ఫలితాలు వచ్చేటట్టుగా మన ఎంపీ అభ్యర్థులందరూ గెలిచేటట్టుగా అందరూ కూడా సీరియస్గా పనిచేయాలని సందర్భంగా పేరున గుర్తు చేస్తూ ఇవాళ ఈ సందర్భంగా నేను తెలంగాణ ప్రజానికానికి కూడా విజ్ఞప్తి చేస్తూ ఉన్నాను. ఎందుకు కాంగ్రెస్ పార్టీకి ఓటేయాలి, ఎందుకు భారతీయ జనతా పార్టీకి ఓటేయాలి, ఏమిచ్చిన ఈ రెండు పార్టీలు हज 2024 कैंप के लिए हज हाउस नामपल्ली हैदराबाद में इंतजामात का सिलसिला शुरू हो चुका है। आज़मीन और उनके साथ आने वाले रिश्तेदारों की सहूलत के लिए तेलंगाना स्टेट हज कमेटी की जानिब से मुमकिना इक़दामात को यकीनी बनाया जा रहा है। शहर हैदराबाद के आज़मीन हज के लिए मीना सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल राजेंद्र नगर पिलर नंबर 254 पर 2 रोज़ा मुफ्त मेडिकल कैंप का इनेकाद अमल में लाया जा रहा है। ये कैंप 29 और 30 अप्रैल को मुनक्किद किया जाएगा। इस दौरान न सिर्फ आज़मीन हज की मुफ्त तशखीश की जाएगी बल्कि अद्वियात और ऐनकें भी मुफ्त फराहम की जाएंगी। डॉक्टर हिदायतुल्लाह माहिर अमराज चश्म ने BBN से बात करते हुए इस सिलसिले में तफसीलात बताई और आज़मीन हज को इस मुफ्त मेडिकल कैंप से इस्तेफादा करने की गुजारिश की। डॉक्टर साहब, BBN उर्दू TV चैनल में आपका खैर मकदम किया जाता है। पहला सवाल मेरा ये है डॉक्टर साहब, जो मीना सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल राजेंद्र नगर की जानिब से आज़मीन हज के लिए मुफ्त कैंप जो हेल्थ कैंप लगाया गया जा रहा है, वो कब से है और क्या टाइम से क्या टाइम तक रहेगा? अस्सलाम वालेकुम, मैं डॉक्टर हिदायतुल्लाह खान आपसे मुखातिब हूँ। मीना सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल पिलर नंबर 254 राजेंद्र नगर पर एक आज़मीन हज के लिए फ्री हेल्थ कैंप का इनेकाद अमल में लाया जा रहा है, जो 29 और 30 अप्रैल को मुनक्किद होगा इंशाल्लाह। और इसके रजिस्ट्रेशंस का आगाज़ ऑलरेडी हो चुका है। कई आज़मीनी हज आकर पहुंचकर हॉस्पिटल पहुंचकर रजिस्ट्रेशन करवा रहे हैं। ये कैंप जो है सुबह 9 बजे तक शाम 5 बजे तक जारी रहेगा और ये मुख्तलिफ शोबे हयात से ताल्लुक़ रखने के जो डिपार्टमेंट्स हैं, जैसे जनरल मेडिसिन, जनरल सर्जरी, ऑर्थोपेडिक्स, ऑफ्थेल्मोलॉजी और जो है लेडीज़ के लिए ओबी गायनिक डिपार्टमेंट में सारे कंसल्टेशंस फ्री करवा सकते हैं। और आज़मीन हज को और सिर्फ कंसल्टेशन ही नहीं बल्कि ब्लड टेस्ट और जो है अद्वियात भी मुफ्त में फ़राहम की जाएंगी और ऐनकें भी इंशाअल्लाह मुफ्त फ़राहम की जाएंगी। डॉक्टर साहब, दवाखाने की जानिब से कितने सालों से आज़मीन हज के लिए मुफ्त मेडिकल कैंप रखा जा रहा है डॉक्टर साहब? ये कैंप जो है हम लोग पिछले 15-20 साल से इसको जो है रेगुलर करते आ रहे हैं, लेकिन कोविड के बाद से इस कैंप को स्टॉप कर दिया गया था, लेकिन फिर से इसका आगाज़ हम कर रहे हैं हमारे नए हॉस्पिटल के से और इंशाअल्लाह सारे आज़मीन हज से गुजारिश है कि उस कैंप से इस्तिफ़ादा हासिल करें। डॉक्टर साहब, ये कितना आप टारगेट रखे आज़मीन हज के लिए, कितने लोगों को जो है ना तस्दीक करेंगे, उनका मुआयना करेंगे वगैरह? कैसे कोई टारगेट फिक्स नहीं है। जितने भी आज़मीन हज आएंगे हम उनका मुआयना करेंगे और उनको जो है जो भी इलाज मालिजा है या फिर इन्वेस्टिगेशंस हैं, ऐनकें या मेडिसिन हैं, इंशाल्लाह फ़राहम की जाएंगी। डॉक्टर साहब, अजला से ताल्लुक़ रखने वाले आज़मीन हज के लिए भी ये कैंप में जो है ना वो लोग भी फ़ायदा उठा सकते हैं?
नहीं, सारे तेलंगाना स्टेट से शहर हैदराबाद ही नहीं बल्कि सारे अजला के आज़मीन हज बल्कि अतराफ अकनाफ की जो स्टेट्स हैं जैसे आंध्र प्रदेश और कर्नाटका महाराष्ट्र से भी ताल्लुक़ रखने वाले आज़मीन हज अगर इस कैंप से इस्तिफ़ादा हासिल करना चाह रहे हैं तो दे आर मोस्ट वेलकम। शहर मुस्तखर आदिलाबाद के मोहल्ला कौलीपुरा वार्ड नंबर 28 में गुज़िश्ता 10 सालों से म्यूनसिपालिटी की जानिब से बुनियादी सहूलियात फराहम ना करने की वजह से मुकामी लोगों को मुख्तलिफ मसाइल का सामना है। इस सिलसिले में आज मुकामी कांग्रेस सदर मोहम्मद शोएब ने म्यूनसिपल कमिश्नर से मुलाकात करते हुए एक याददाश्त हवाले की और बताया कि इलाके में गोश्त की मार्केट के लिए जारी मलगियों का काम भी अधूरा छोड़ दिया गया। इसके अलावा गोश्त की मार्केट के अतराफ अदम सफाई और नाक़िस सड़क और नालियों की वजह से मकीनों को आमद व रफ्त में दुश्वारियों का सामना करना पड़ रहा है। उन्होंने जल्द अज जल्द कामों की तकमील व दीगर बुनियादी सहूलियात की फरहमी को यकीनी बनाने कमिश्नर से मुतालबा किया। इस मौके पर शेख अजीम, शेख निसार, मोहम्मद सहील, शेख आबिद, शेख शकील व दीगर मौजूद थे। वालेकुम आदाब, मैं मोहम्मद शोएब वार्ड नंबर 28 कांग्रेस पार्टी प्रेसिडेंट। आज हम म्यूनसिपल कमिश्नर साहब के पास गए थे हमारे वार्ड के इश्यूज़ लेके। उनको हमने बात किया और लेटर में लिख के दिया कि और वीडियोस वगैरह भी उनको दिए हैं। हमारे नाली और रोडों के काम अभी तक 10 साल पहले से अभी तक कुछ भी नहीं हुए। 10 साल पहले हुए थे हमारे गली में रोड के और नालियों के काम, और अभी फ़िलहाल ये गोश्त की मार्केट का भी काम चल रहा इसका भी अभी काम मुकम्मल नहीं हुआ। ये काम नहीं होने की वजह से यहाँ पर पूरा सवेरे जो सो बाइक्स वगैरह, ऑटो वगैरह पूरे लोग यहाँ पर पार्किंग कर रहे थे। तो म्यूनसिपल कमिश्नर साहब से हमारी ये गुजारिश है कि ये बीफ मार्केट का काम जल्द से जल्द मुकम्मल कर देंगे तो यहाँ पर के वार्ड वालों के इस ट्रैफिक का सामना नहीं करना पड़ेगा। म्यूनसिपल कमिश्नर साहब से गुजारिश है कि हमारे जो भी इशूज़ है उसको जल्द से जल्द मुकम्मल किया जाए। आखिर में एक नज़र हेडलाइंस पर। चीफ मिनिस्टर रेवंत रेड्डी ने की सीपीएम कायदीन से मुलाकात। भोनगिर और दीगर पार्लिमानी हलकों में कांग्रेस पार्टी के लिए सीपीएम की हिमायत तलब की। वज़ीर आला रेवंत रेड्डी ने इंतखाबात की सरगर्मियों के दरमियान की एक अहम प्रेस मीट। पीएम मोदी और बीजेपी पर की तनकीद। बीजेपी पर आरएसएस के मंसूबे को नाफिज करने का लगाया इल्जाम। बीजेपी एमएलए महेश्वर रेड्डी ने कांग्रेस और सीएम रेवंत रेड्डी को बनाया निशाना। कहा, रेवंत रेड्डी इलाकाई ज्यादा, कौमी पार्टी कम दिख रही। कांग्रेस के साथ बीजेपी से फाइनल मैच खेलना चाहते हैं। बीआरएस पार्टी की आज 23वीं यौम तासीस। तेलंगाना भवन में मुनक़िदा तकरीब में केटीआर ने की पार्टी परचम कुशाई। बीआरएस को दोबारा तेलंगाना की आवाम की खिदमत करने का मौका मिलने की जाहिर की उम्मीद। बीआरएस सरबराह केसीआर ने महबूब नगर पार्लिमानी हल्के के साबिक एमएलएस के साथ की मीटिंग। एमपी उम्मीदवार श्रीनिवास रेड्डी की कामयाबी के सिलसिले में किया तबादिल ख्याल। रियासत में बिजली कटौती के लिए कांग्रेस हुकूमत पर की तनकीद। हैदराबाद मजलिसी एमपी उम्मीदवार असदुद्दीन ओवैसी की इंतखाबी मुहिम जारी। मुख्तलिफ मोहल्लेजात में किया पैदल दौरा, आवाम से की मुलाकात, वोटिंग परसेंटेज में इजाफा और वोट डालने की अपील। खबरनामे में फिलहाल बस इतना ही। ताज़ा तरीन अपडेट्स के लिए देखते रहिए BBN न्यूज़। यूट्यूब और फेसबुक पर मौजूद हमारे वीडियोज़ को लाइक और शेयर ज़रूर कीजिए।